पीपल, आज थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस का वन शॉट ख़त्म करेंगे। ठीक है, वन शॉट। और ये वन शॉट बोर्ड्स के लिए स्पेशली है। और ये वाला वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया बनाना, तो दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ, बोर्ड्स के लिए बना रही हूँ, तो अभी अच्छा टाइम है कि मैं बोर्ड्स के लिए रिविज़न वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो हाल ही में मैंने स्टार्ट कर दिया। ये मैंने सॉल्यूशंस किया, इसके बाद 2 फिज़िकल केमिस्ट्री की वीडियोस आएगी, पर डे करके आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाएंगे। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो चैप्टर मैं करा रही हूँ अभी इस वक्त, ये वाला केमिस्ट्री का चलता रहेगा। और बायो का लेक्चर 3 मैं बहुत जल्दी भेज रही हूँ। वो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि ट्राई करेंगे जितनी जल्दी वो वाला चैप्टर ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो तुम लोग तो समझ ही रहे हो सिचुएशन, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, बहुत बातें हो गई है, अब चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि सॉल्यूशन, पहले ये बताओ कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो जानते हैं ना हम लोग, सॉल्यूशन यही तो जानते हैं, इसी को ही सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ ओनली वन सॉल्वेंट बट वन और मोर देन वन सॉल्यूट। तो सॉल्यूट 2 हो सकता है पर सॉल्वेंट तो एक ही होना है। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या? क्योंकि मैंने 2 गो पानी लिया, 2 गो पानी में मैंने 4 गो सॉल्वेंट डाला, ऐसा नहीं होता। एक ही पानी होता है, पानी तो एक ही होता है ना। और उसके साथ तुम शुगर, सॉल्ट, अदरक कुछ भी ऐड करो, वो तो सॉल्वेंट बन जाएगी। ये सब तो सॉल्वेंट है ना, ये सब तो सॉल्वेंट है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सॉल्वेंट 2-4 हो सकते हैं पर जो सॉल्यूट है उसको 1 ही रहना है ना। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर उसको 1 रहना है ना। तो देखो मेरा सॉल्वेंट इधर हर जगह 1 है, मेरा सॉल्यूट यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है कि अगर मेरा 1 सॉल्वेंट एंड 1 सॉल्यूट है, इसका मतलब बाइनरी सोल्यूशन। अगर मैं शुगर सोल्यूशन बोलूँ, उसमें सिर्फ चीनी है, सिर्फ पानी है, तो वो बन गया बाइनरी सोल्यूशन। फिर यहाँ पे देखो सॉल्यूट 2 है, यहाँ पे 1 सॉल्वेंट है। ठीक है, मतलब सोचो चीनी प्लस नमक मिला दिया है, तो वो बन गया टर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, फिर बोला है तुम्हारा 3 गो है, मतलब कि सोचो मैंने यहाँ पे क्या लिया। सोचो मैंने चीनी लिया, नमक लिया और क्या बताए, चाय पत्ती ले लिया, चाय पत्ती ले ली। सोचो तो हाँ, चाय पत्ती डिज़ोल्व नहीं होती है वो अलग बात है, पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, तो वो बन जाएगा क्वाटरनरी, जिसमें इतने सारे सॉल्यूट्स हैं मेरे पास, एक 1 सॉल्वेंट है, वो क्वाटरनरी बन जाता है। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। Solute is the reactive part and solvent provides the medium for the reaction. Solute react करता है, solvent क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। ये बात जान के रखना, हेल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हेल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो वाले पार्ट पे आते हैं जिससे तुम लोग इरिटेट होते हो। मोलैरिटी है ना, बहुत इरिटेट होते हो। एटॉम के जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है उसमें तो हरदम बहुत सारे लड़के इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, तो चलो ये वाला पार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, बहुत इजी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जितना सारा सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों है बाद में बात करते हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर मैं लिख दूँ 3 मोल्स ऑफ एक्वस NaOH सोल्यूशन, तो यहाँ पे एक्वस का मतलब वाटर है, मैंने लिख दिया क्योंकि काफ़ी लोगों को वो भी पता नहीं है कि एक्वस का मतलब क्या होता है। तो 3 मोल ऑफ एक्वस NaOH सोल्यूशन, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 मोल्स ऑफ NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में। कितना लीटर, 1 लीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीटर के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है ना, ये तो पर लीटर होगा, यहाँ पे पर लीटर बोल दिया ना, तो इसीलिए वो पर लीटर होगा। तो इसीलिए 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फिर आते हैं मोलैरिटी में। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे kg बोला है, देखो दिख रहा है kg बोला है, kg। तो अब यहाँ पे kg बोला है तो वही सेम चीज़ होगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मास है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या हुआ, ये मास बन गया।
तो ये सल्यूट बाय मास हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग सेम प्रोसेस में लिखे, इस चीज़ को अगर हम लोग सेम प्रोसेस में लिखे तो क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg, देखो यहाँ पे kg आ गया, वहाँ पे लीटर था, यहाँ पे kg आ गया, ठीक है। यहाँ पे H2O सॉल्वेंट है ना। तो मोलालिटी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा देखो, अब बोर्ड्स में ना ये सवाल आता है कि कौन ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, ठीक है, कौन ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, और मोलालिटी एंड मोलालिटी में डिफरेंस एक्चुअली कहाँ पे है, वहाँ पे ये दोनों पॉइंट का जिक्र ज़रूर करना कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसका जिक्र श्योरली करना, ठीक है। फिर आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। वहाँ पे क्या होता है, मास जो सल्यूट का पूरा मास होता है उससे उसका वॉल्यूम हम लोग डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका परसेंटेज निकल जाए। जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, समझ गए। चलो पहला पेज हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने मास बाय मास लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ है, यहाँ पे मास बाय सल्यूट लेंगे, मास बाय सोल्यूशन लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है भाई। ये सब फॉर्मूलाज ने रटी रहनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 20% ऑफ मास बाय मास NaOH सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 20% ऑफ NaOH सोल्यूशन, NaOH क्या होगा, 100 ग्राम सोल्यूशंस के अंदर होगा। वहाँ पे कितना था, 100 ml के अंदर, यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम के अंदर। तो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस ना तुमको यहाँ से हटा भी सकती है, यहाँ पे घुसा भी सकती है, विनर भी बना सकती है, हाँ। तो ये इनको ख्याल रखना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V सॉल्यूट बाय V सोल्यूशन इंटू 100, ठीक है। अब 20 V बाई V एक्वस NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 ml इन NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो फिर से यहाँ पे ml यूज़ हो रहा है नहीं। वॉल्यूम के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ml यूज़ कर रहे हैं। मास के केस में क्या किया हम लोगों ने, मास के केस में हमने ग्राम यूज़ किया, है ना। बस यही सब चीज़ों को याद रखना है। अच्छा देखो, मोल फ्रैक्शन प्रायर इम्पॉर्टेंट, वहाँ से ना आए तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सोचो मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने 3 टाइप्स के क्या बोलते हैं सल्यूटर सोल्यूशन को घुसा दिया, तो उसमें हम लोग को 3 टाइप का मोल फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी इसको कैसे कहेंगे, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं XA + XB = 1, इतना हम लोग को पता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, XA का मतलब है Na का लेंगे, N/T का लेंगे, NT का मतलब टोटल, और Na का मतलब सिर्फ Na की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे ही B यहाँ पे लेंगे, टोटल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 10⁶, हम सबको पता है ना। जिनको नहीं पता है उनको आज पता चल गया, है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जो सल्यूट होगा उसके साथ सॉल्वेंट डिवाइड होगा, उसके साथ क्या डिवाइड होगा। इतना देर तक हम लोग क्या कर रहे थे, मास परसेंटेज जब निकाल रहे थे तब सल्यूट बाय सॉल्वेंट कर रहे थे, इंटू 100 कर दे रहे थे, क्योंकि हमें मास परसेंट निकालना था। यहाँ पे तो मुझे ऑलरेडी मैंशनड है कि मुझे क्या निकालना है, मिलियंस निकालने हैं, मिलियंस, ये देखो मिलियंस निकालने हैं मैं, क्यों, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 10⁶, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट्स पर मिलियन निकालने बोला तो 10⁶ के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो पूरा चीज़ ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना, रॉन्ग हो जाएगा पूरा चीज़। तो यहाँ पे अगर 20 ppm एक्वस NaOH मैंने बोला तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आई होप यहाँ पे प्रॉब्लम लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वेपर प्रेशर पे आता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, अब मैं शुरुआत करती हूँ। ये वाला सोचो एक क्लोज कंटेनर है, हाँ, एक क्लोज कंटेनर तुमको दिख रहा है, ये मेरी पानी है, पानी में मेरे मॉलिक्यूल्स है। मेरा रेड पेन फॉलो करना, हाँ, जो किया हुआ है उसको मत फॉलो करना, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उस पे हर तरफ से प्रेशर है, उसको नहीं पता है कि मेरे पानी के बाहर क्या है, ही डजंट नो,
ही इज़ इन द वाटर, ओके। पर जो एकदम ऊपर ऊपर है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्हें तो पता है ना कि पानी के अंदर की क्या सीन है और पानी के बाहर की क्या सीन है। चलो कोई बात नहीं, पानी को, इसी एग्जाम्पल को तो मैं जेल की तरह देखूँ। जेल के बॉर्डर पे जो कैदी बैठा हुआ है, उसको क्या लग रहा है कि बाहर की दुनिया में बहुत मज़े है ना। और जो अंदर बैठा हुआ है वो कुछ फील ही नहीं कर रहा है ना, उसको देख रहा है मस्त खाना मिल रहा है मेरे को, मस्त सोने का मिल रहा है मेरे को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जिन लोगों को ऊपर जाने का रहता है, उन लोगों को तो ऊपर जाना है ना, उन लोगों को तो ऊपर जाना है। वो लोग क्या करेगा, वो लोग एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे 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 पार्टिकल को ऐसे ऐसे क्या करेगा, वो अपने आप को इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। उससे एक प्रेशर रिलीज़ होगा, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। और ये वाला जो सीन है ना, ये जब वो करता रहेगा तब एक पॉइंट पे ना लिक्विड और वेपर एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। मतलब कि थीटा मेरा ज़ीरो, मैंने फिजिक्स का बात बोल दिया, पर इक्विलिब्रियम का मतलब तो तुम्हें पता है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, स्टेबल पोजीशन हो जाता है, मतलब सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा मेरा। तब ये वाला जो सीन है ना, तब एक प्रेशर रिलीज़ होगा, हाँ, प्रेशर एग्जर्ट होगा। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। हम लोग इसको वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये तो बैलेंस्ड है, ये जो है ये तो अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है, क्योंकि उसको तो बाहर जाने का बहुत मन है, ये तो मोटिवेशन से हट गया है ना। सोचो, अगर तुम एग्ज़ाम देने बैठे हो और जो वाला बंदा खिड़की के पास एग्ज़ाम देने बैठा है वो बाहर देख रहा है, तो उसको क्या क्या दिख रहा है, कोई गली में क्रिकेट खेलता है, कोई चिप्स खाते खाते जा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और तुम अंदर बैठे हो अपना एग्ज़ाम आराम से दे रहे हो। तो तुम तो बैलेंस कंडीशन में हो ना, पर वो तो डेविएट हो गया, हमको भी चिप्स खाना है, हमको भी क्रिकेट खेलना है, तो वो बन गया अनबैलेंस्ड। समझ आया, यही है वेपर प्रेशर, ठीक है। इसकी जो एक्सेलरेशन है, उससे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, उससे जो सैचुरेटेड पॉइंट आ रहा है, उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, ओके। तो वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द गैस। ऑब्वियसली टेम्परेचर और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड क्या करता है, वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो ये वाला पेज भी हम लोग का हो गया। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब वेपर प्रेशर के केसेस हैं, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर वोलाटाइल। फर्स्ट केस इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर वोलाटाइल। तो व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज़ वोलाटाइल, तब क्या होगा, P0 जो है, P0A जो है, ये बन जाता है प्योर वेपर, और जो P0B है ये बन जाता है प्योर B। मतलब ये प्योर चीनी है, ये प्योर नमक है, समझ आ रहा है। ये तो ये प्योर चीनी है, ये तो प्योर वाटर है, समझ आ रहा है। तो जब मैं P टोटल करूँगी तो Pa प्लस Pb हो जाएगा, जो कि सोल्यूशंस के कितना होता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो ये Pn और Pab ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये दोनों पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्रेशर होता है। और नॉन वोलाटाइल मतलब जो कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं बना सकता है। तो जो वोलाटाइल होगा वो P0A हो जाएगा, जो नॉन वोलाटाइल होगा उसमें P0A 0 हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन ज़ीरो है ना, ये नॉन ज़ीरो है, P0A यहाँ का P0A ये तो नॉन ज़ीरो है ना। तो फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, दिस बिकम्स P टोटल में मैंने Pa प्लस Pb किया है। इसका मतलब मेरे पास साफ क्लियर है कि पार्शियल प्रेशर से मेरा एक्चुअल प्रेशर ज़्यादा बड़ा होगा, पार्शियल प्रेशर से मेरा एक्चुअल प्रेशर ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, Pa इज़ ग्रेटर देन P0A। मुझे क्या पता था, P0A जो है वो मेरा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। वैसे ही Pb इज़ ग्रेटर देन P0P, ठीक है। ये यार मैंने क्या बोला, सॉरी, मैंने तो पूरा उल्टा समझा दिया तुम लोगों को।
देखो यहाँ पे पी नॉट ए जो है वो प्योर है, मतलब इसमें ये प्योर प्रेशर देगा, ठीक है, ये प्योर प्रेशर देगा। और ये जो पी ए पी बी यहाँ पे दिख रहा है ये है पार्शियल प्रेशर। इसीलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा है, उसके बाद मैं गलत क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये है मेरा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये तो जायज़ बात है ना कि मेरा जो एक्चुअल प्रेशर है वो मेरे पार्शियल प्रेशर से बड़ा होगा ना। तो ये देखो ये है मेरा प्योर वेपर प्रेशर। तो देखो ये बड़ा हुआ ना इससे, या कि ये बड़ा हो गया, क्या हो गया, नहीं ये बड़ा हो गया, ये मेरा पी नॉट ए बड़ा हो गया। हाँ, सेम यहाँ पे भी बी के केस में भी है, ठीक है। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग कहते क्या है, क्या चल क्या रहा है, इसको हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग पी टोटल लिखेंगे ना, तब हम लोग मोल फ्रैक्शन के इंक्लूड करके लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। मतलब ये क्या है, ये तो मोल फ्रैक्शन है ना, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अरे यार मेरी हैंडराइटिंग, मोल फ्रैक्शन है ना ये। तो ये क्या बन जाएगा, मैंने मोल फ्रैक्शन को सोचो मैंने डिस्क्लोज कर दिया, मैंने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करके लिखूँगी तो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन टी। क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन टी होगा ना। तो एन टी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एन टी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। देखो मैंने वही किया है, मैंने यहाँ पे पूरा खोल दिया है इसको, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा खोल के इसको लिख दिया है। अब पी टी का मतलब क्या है, ये है। देख रहे हो कितना इजी है ये वाला डिराइव करना, वही डेरिवेशन करके मैंने दिखाया है। ऑल्सो और एक चीज़ जो यहाँ पे दिखानी है, अरे यार और एक चीज़ जो यहाँ पे दिखानी है वो है कि जब देखो पी टोटल जब मेरे पास है, तब मैं चाहूँ तो मैं पी बी को 1 माइनस एक्स से लिख सकती हूँ। क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मोल है वो तो मैंने ऐसे 1 ले लिया ना। तो मैं अगर मेरा दिल चाहे अगर तो मैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से तो लिख ही सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे बिठा भी तो सकती हूँ, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। मैंने एक्स बी की जगह में ये वाला इक्वेशन बिठा दिया, ठीक है। तो वो भी चलता है, हम लोग बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं। ऑल्सो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, उसमें क्या बोला था, वाई ए वाई बी क्या होता है, मोल्स ऑफ द वेपर फेज होता है, ठीक है। हम लोग क्या लिखते थे, पी इज इक्वल टू वाई ए पी टी लिखते थे, है ना। वैसे ही हम लोग राउल्ट्स लॉ में क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। तो इसको हम लोग एक इक्वलिटी दे सकते हैं, दो इसका डाल्टन्स लॉ के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर इसको हम लोग ऐसे डिराइव तो कर ही सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अच्छा केस 2 की बात करते हैं अभी। केस 2 में बोला है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि मेरा पी नॉट भी 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेशर की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें मेरे पास ए और बी था, मतलब ए से बी होता तो वो होके क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया मेरा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा पी टोटल है ना। इसमें जो नॉन वॉल्यूट है इसमें कोई प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो मेरा पी टोटल है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू मेरा एक्स ए। मेरा पी टोटल कितना है, पी नॉट ए एक्स ए है, और मेरा पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी टोटल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरा डेल पी क्या लिख देगा, पी नॉट ए एक्स ए। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। आई कैन राइट दैट, ओके आई कैन राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, डेल पी ए इज इक्वल टू एक्स बी। क्यों, क्योंकि ये तो एक्स बी लिखा था ना, ये तो एक्स बी होगा ना, अभी दिखाया मैंने कैसे होगा, ये एक्स बी हो जाएगा। तो मैंने वही दिखाया यहाँ पे एक्स बी, ठीक है। अब ये डेल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एन बी एन ए प्लस एन बी डिपेंड्स ऑन द मोल्स, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, मोल्स पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब लिया कितने सारे, ओके। और एक पेज है, ये वाले पेज के बाद और एक पेज है, फिर तो मज़े ही मज़े है। ओके, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो डेल पी है, यहाँ पे पी ए नॉट है, एन ए बाई एन प्री एन टी, इसको एन टी पकड़ते हैं, एन टी, ठीक है। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेस। ये वाले पार्ट को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेस कहते हैं। ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और वो वाला क्या था, वो तो मैंने बताया ही नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट ऑफ सल्यूट, यहाँ पे सिर्फ सल्यूट का काम हो रहा है, ठीक है।
ये तो मैंने बताया था नहीं। और यहाँ पे किसका काम हो रहा है, सल्यूट सॉल्वेंट दोनों का ही काम हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, हेनरीज लॉ क्या होता है, तो गैस सल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा गैस है सल्यूट, लिक्विड है सॉल्वेंट। यहाँ से मेरी प्रेशर क्या कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है, ये मेरा गैस है, ये मेरा लिक्विड है। इतना हम लोग समझ चुके हैं। जो मेरा प्रेशर है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड सॉल्युबिलिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ द सल्यूट, ठीक है। तो P proportional to the mole of the solute and P is equal to KHX solute, ठीक है। अब P is equal to K into AH into X, ठीक है। एट कांस्टेंट P मेरा KH क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, KH क्या है वो तो मैंने नहीं बताया। KH मेरा हेनरीज कांस्टेंट है, लिखा नहीं शायद मैंने, लिखा नहीं शायद, ओ नहीं लिखा है इधर लिखा है मैंने। ये जो KH है ये हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू KHX होगा। एट कांस्टेंट P मेरा KH क्या होगा, मेरा हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा, मेरी जो मोल है वो घटेगी, ठीक है। तो ये जो मेरा A है ये वैन डर वाल कांस्टेंट है, हाँ। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से कि मेरी सल्यूबिलिटी जब बढ़ेगी तो मेरा KH जो है वो मेरा घट जाएगा। सल्यूबिलिटी जब बढ़ेगी KH मेरा घट जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आइडियल सोल्यूशन की ओर। आइडियल सोल्यूशन में क्या है, देखो, सोल्यूशन दैट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वही मेरा आइडियल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है, जो डायग्राम रहता है ना आइडियल सोल्यूशन के लिए वो भी बनाया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरा डेल आई 0 रहता है, डेल वी 0 रहता है और डेल आई मेरा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि रैंडमनेस अगर पॉजिटिव है। अच्छा, अगर सोचो तुम्हारे पास कैसा है, ये सोचो मैं तुम्हारे पास 2 टाइप्स के बॉल है और ये 2 टाइप्स के बॉल मैंने तुम्हें 6 को दे दिया है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये 2 टाइप का जो बॉल है ना ये मैंने तुम्हें दे दिया है एक बॉक्स के अंदर। तो तुम जब भी हाथ डालोगे तभी भी तुम्हें क्या मिलेगा, कोई एक बॉल मिल सकता है। देयर इज़ अ रैंडमनेस ना, तुम्हें या तो ये मिल सकता है या तुम्हें या तो ये भी मिल सकता है, तो तुम्हें कोई एक बॉल मिल सकती है। तो इसकी जो रैंडमनेस है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी डेल एस की। ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ा था, मेरा डेल एस जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिखाने को नहीं मिला हम लोगों को। वो जो मेनली बोलना है हम लोगों को कि इंटरैक्शन, यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो P0T है वो PT से ज़्यादा हो जाता है, P0T क्या PT से कम हो जाता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये होता है PT ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे PT कम हो जाता है, ठीक है। मतलब मेरा P टोटल जो है वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। ये वाला पॉइंट नहीं छोड़ने का है, इसमें बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, एक बार एटलीस्ट पूछता है कि पॉजिटिव और डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्शन जब भी घटता है तब मेरा डेविएशन पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे जब मेरे पास डेल एच और डेल वी नेगेटिव हो जाता है तब वो नेगेटिव डेविएशन होता है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव के केस में वो 0 रहता है, ठीक है, पॉजिटिव के केस में वो 0 रहता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, समझ गए। तो लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे पास। एक है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन था और यहाँ पे देखो इस सोल्यूशन में मेरे पास जो भी है वो पूरा सरफेस ऑफ वाटर में है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, मतलब प्रेशर की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा जो टोटल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नॉट से तो ज़्यादा है ना, तो मेरा जो BP इज इक्वल टू TB नॉट है, ठीक है। तो मेरा जो डेल T है विच प्रोपोर्शनल टू M एंड माई डेल T इज इक्वल टू KBM, और इसी चीज़ को हम लोग मोलर एलिवेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसको मोलर एलिवेशन पॉइंट कहते हैं। इसको बिठा के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एकदम, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये वाली फार्मूला हम लोग को बिठानी है। ये क्या है, द टोटल फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे KFM है, ठीक है। M फॉर मोलारिटी, मोलारिटी ना लिख दो गलती से, मोलारिटी है, ठीक है, मोलारिटी है, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, और या तो हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, व्हाट एवर वी फील लाइक, ओके। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, हाँ। मैंने पता नहीं प्रेशर क्यों नहीं लिखा इधर,
और तुम लोग जब हेडिंग देना तब इसको ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिखना अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो, वरना तो यही नोट्स तुम्हारे लिए काफ़ी है अगर तुमको रिवीजन देना है तो, ठीक है। और ये नोट्स ऑथेंटिक नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है इस नोट्स में, वही पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन बनती है और जहाँ जहाँ तुम्हें जो कन्फ्यूजन क्लियर करने का रहता है सब नोट्स में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, हाँ। इस पार्ट्स में क्या है ना, ये सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल। अब किन किन को नहीं पता है सेमी परमिएबल क्या होता है? देखो बायो वालों को तो पता होता है और मेरा चैनल है बायो वालों के लिए, पर अगर ऐसा कोई भी पीसीएम स्टूडेंट है जो जल्दी जल्दी में ये वाला देख रहा है तो वो उनको बता के रखूँ, ये जो मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये तुम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो। ये सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? कोई ट्राई करेगा क्या? कमेंट बॉक्स में लिखना जिन लोगों को पता है। इसका मतलब है सिलेक्टिव, ठीक है, इसका मतलब है सिलेक्टिव। इसका टोटल मतलब है कि सिलेक्टिव इन नेचर होना। जैसे कि तुम सिलेक्टिव हो, तुम्हारा कौन दोस्त बनेगा, किसके साथ तुम घूमने जाओगे, कौन सा तुम खाना खाओगे, एवरीथिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक इन योर केस। लाइकवाइज यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जहाँ से प्योर सब्सटेंस तो ए और बी के सोल्यूशन के अंदर आ रहा है, पर अगर रिवर्स हो तो वहाँ पे जब आ रहा है तब यह प्रेशर एग्जर्ट होता है। तब एक प्रेशर क्या होता है? एग्जर्ट होता है, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ क्या उल्टा पॉसिबल है? ऑब्वियसली यार पॉसिबल है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो बात कर रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो जब ज़्यादा हो जाता है तब वो क्या करता है? सॉल्वेंट के केस से चला जाता है, तो सॉल्वेंट के केस में चला जाता है तो उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अगर मैं प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, हाँ, इफ़ आई इंक्रीज अ लिटिल मोर देन ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। इसको हम लोग ये ऑस्मोसिस को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। तो देखो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT। सी का मतलब भी यहाँ पे मोलारिटी है, फिर से बता दूँ, सी का मतलब यहाँ पे मोलारिटी है, ये रेट कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर तुम्हें दिया रहेगा, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है वो शायद 8.84 × 10⁶ ऐसा कुछ होगा। रुक को मुझे पता नहीं है एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया, हाँ मैं भूल गई। मुझे अगर याद आएगा मैं रेट कांस्टेंट बता दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें रेट कांस्टेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे ऐसे प्रेशर्स है, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन है। तो देखो अगर इसका π1 π2 से इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो गए ये दोनों, तो हम लोग इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। मतलब दो सोल्यूशंस के अगर एक ही टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है तो हम लोग उसको आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं, समझे? ओके, तो थैंक यू कि तुमने इतने, अरे यार मैंने गलत लिख दिया। थैंक यू कि तुमने इतनी देर तक ये वाली लेक्चर सुनी और तुमने पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया। कितने सेकंड्स में किया? 27, क्या बात है, 27 सेकंड्स में हमारा मोल कॉन्सेप्ट रिवीजन ख़त्म। अब सब जाएंगे और सब जाके क्या करेंगे? मेरे टेलीग्राम पे जाके, मेरे टेलीग्राम में जाएंगे, हाँ मेरे टेलीग्राम में जाके तुमको, देखो मैंने टेलीग्राम कहाँ दिया, मैंने पिंड में दे दिया है, पिंड किया हुआ है, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दबाना है और टेलीग्राम से क्या करना है? इसके नोट्स ले लेने हैं। ये जो नोट्स मैं अभी दिखा रही हूँ ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ये नोट्स ले लेना है वहाँ से। सही समझ गए? ओके, तो तुम लोगों ने आज पूरा का पूरा सेशन मेरे साथ कर लिया। आधे घंटे का सेशन था, सॉल्यूशंस उसमें कंप्लीट हो गया हम लोगों का, बहुत ही अच्छा हुआ। तो क्या हुआ, केमिस्ट्री का एक चैप्टर तो हो गया। अब हर दिन अगर मैं 30 मिनट्स का सेशन लेके तुम लोगों का एटलीस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर दूँ तो तुम लोग हाफ ईयरली के लिए तो थोड़ा सा चुस्त रहोगे। तो वही करना है बस, हम लोग को कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर किसी भी दोस्त को इतने शॉर्ट टाइम में अच्छी सी एक सॉल्यूशंस की रिवीजन चाहिए तो उसको शेयर भी करना। और डोंट forget to subscribe my channel. Thank you and stay tuned. बहुत जल्दी लेक्चर्स आते रहेंगे और डोंट वरी, मॉलिक्यूलर बेसिस का लेक्चर आज ही रात को अपलोड हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू।